हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ग्रामर ब्लॉक्स बाय शैलेश सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था रिमूवल टू का सेकंड कॉन्सेप्ट, तो आज मैं थर्ड कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। और जो स्टूडेंट्स दोनों कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वो शो है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं वहां से। तो आज मैं आपको थर्ड कॉन्सेप्ट बताने चल रहा हूं कि जब आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक नॉन लिविंग हो, अर्थात एक निर्जीव हो। कल वाले कॉन्सेप्ट में लिविंग पढ़ा था, आज वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग हो। ओके, तो जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है नॉन लिविंग होता है और हमारे उसी सेंटेंस में एक एडवर्ब टू हो और दूसरा हमारा इन्फिनेटिव टू हो, तब उस सेंटेंस का हम रिमूवल टू कैसे करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था कि जब एक एडवर्ब टू हो और दूसरा इन्फिनेटिव टू हो, तब वहां पर जो है ये जो एडवर्ब टू है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज जाकर बन जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज जाकर बन जाता है, और दूसरा जो आपका बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज जाकर बनता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो दो क्लास पर डिपेंड होता है हमारा रिमूवल टू। जैसा कि हमने कल पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया था कि इसकी रियलिटी क्या है बेटा, इसकी रियलिटी क्या नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, हमने बताया था कि जब एक ही टू आए, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट लिविंग हो। बट आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं वो हमारा क्या है कि जब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग हो। तो नॉन लिविंग हो, क्लास का बंटवारा तब भी होगा, कैसे, एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा एडवर्ब टू है इसको हम हटाकर सो यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा टू है इसको हटाकर हम दैट यूज करेंगे। रिमूवल मतलब रिमूव, रिमूव मीन्स हटा दो, रिमूव मीन्स हटा दो। टू को रिमूव करेंगे, इन्फिनेटिव टू को रिमूव करेंगे तो दैट मिलेगा, और एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे तो फिर हमें सो मिल जाएगा। तो कल तो ये पढ़े थे कि जब नॉन क्या कहते हैं लिविंग सब्जेक्ट होता है तो हम उसी सब्जेक्ट को सबऑर्डिनेट क्लास में रखते हैं। लेकिन आज क्या है कि जब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है बेटा वो क्या हो, नॉन लिविंग हो, तो ऐसी कंडीशन में नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए हम क्या मानते हैं, सब्जेक्ट इट मान लेते हैं। क्लियर? नॉन लिविंग के लिए क्या मान लेंगे, इट। और इट मानेंगे किसके लिए, ओनली फॉर थिंग्स, केवल एक वस्तु के लिए। जैसे इसको शायद आप नोट कर लिए हो। आगे चलते हैं, रूल पर डिस्कस करते हैं कि हमारा रूल क्या कहता है। तो रूल में है इसको रिमूव किए सो मिला, इन्फिनेटिव को रिमूव किए तो दैट मिल गया। इंग्लिश फार्मूला आपका जाकर क्या बना, इंग्लिश फार्मूला। इंग्लिश फार्मूले में टू के साथ अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट प्लस जो यहाँ की वर्ब है, वर्ब को आपको ध्यान दे क्या देना है, दो पॉइंट में देखना है, एक प्रेजेंट देखना है और दूसरा पास्ट देखना है। कितने टेंस में, दो टेंस में देखना है, एक प्रेजेंट देखना है और दूसरा पास्ट टेंस देखना है। उसके बाद प्लस सो प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस दैट। ओके, दैट के बाद हम यूज करेंगे इट, ओनली फॉर थिंग्स मैंने बताया। जैसा यहां पर होगा, अगर कोई नेचुरल सब्जेक्ट है तो भी आप इट यूज कर सकते हैं, और अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए भी इट यूज कर सकते हैं। तो बेटा इट प्लस कैन नॉट, एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत टीचर ये कहते हैं कि यहाँ पर चाहे कांट यूज कर दो या कुडंट यूज कर दो, तो दिस फैक्ट इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज
सेंटेंस के बीच में जब कभी भी दो क्लास में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड प्रयोग नहीं किया जाता, किसी संक्षेपण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। Please try to understand to me at the present time what I am telling to you about of the modal auxiliary verb can't and could not। तो आप वहां could not उसको बोलिए, spoken could not बोलिए। spoken में आप ये can't कह सकते हैं, couldn't कह सकते हैं, but don't use the form of the abbreviation from a contracted word between the sentences can't and couldn't, don't use। कैन नॉट या फिर कुड नॉट, कुड नॉट प्लस जो हमारे सेंटेंस का वर्ब है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, बेस फॉर्म, आई मीन प्रेजेंट फॉर्म। एक बात और है, यहां आप इट भी मान सकते हैं, वन भी मान सकते हैं, वन सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, वन सब्जेक्ट, वन भी रख सकते हो, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, कैन नॉट कुड नॉट प्लस वर्ब प्लस जो आपका वर्ब है बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस इट, चाहे इट मानो चाहे वन मानो, और अगर आप यहाँ नॉन सब्जेक्ट मान लेते हो तो भी सही माना जाता है। बस बात क्या ध्यान देना है कि नॉन जब प्रयोग करेंगे तब वहां पर नॉट का प्रयोग, और हाँ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जब आप सबऑर्डिनेट क्लास में अगर इट मान रहे हो, वन मान रहे हो, तो आप नॉट बिल्कुल लगा सकते हो। विदाउट एनी हेजिटेशन यू यूज द नॉट, अर्थात जिसको कहते हैं नेगेटिव वर्ड। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको कंप्लीट कर लेते पहले। तो नॉट का प्रयोग आप वन के साथ और इट के साथ कर सकते हैं, बट बेटा ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप नॉन यूज करोगे तो इसके साथ नॉट नहीं लगाओगे, क्योंकि नॉन खुद ही एक निगेशन वर्ड है। बात कंफर्म हो रही है ना? मैं ये कह रहा हूं कि नॉन एक निगेशन वर्ड है, इस वजह से इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ओनली वन द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड विथ नॉन। इंडिफिनिट प्रोनाउन है ये, नॉन आपका निगेशन वर्ड है। तो नॉन के बाद वन के बाद आप इतना बिल्कुल कर सकते हो, बट नॉट का प्रयोग नॉन के साथ नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इट के साथ और वन के साथ आप कर सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग हो बाय अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जो हमने आपको बताया इंग्लिश फार्मूला, उसके माध्यम से कैसे है। जैसे हमने बताया कि सबसे पहले क्या रखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ की वर्ब आ जाएगी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट। दैट के बाद यहाँ का सब्जेक्ट आप वन मान सकते हो, इट मान सकते हो, नॉन मान सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा हर सेंटेंस के लिए नहीं मान सकते हो। कुछ सेंस है, कुछ सेंस पर सेंस के अकॉर्डिंग में बेटा रखा जाता है। प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। इन दिस सिचुएशन इन दिस कंडीशन डोंट यूज कैन नॉट, मतलब आई मीन कांट एंड कुडंट बिल्कुल मत लिखिएगा, यहाँ पर बिल्कुल मत बोलिएगा, क्योंकि कांट एंड कुडंट कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, और कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड का प्रयोग अधिकांशतः सब्जेक्ट के तुरंत बाद किया जाता है, किसी क्लास में नहीं किया जाता है। ये बात आप माइंड रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा। तो कांट एंड कुड नॉट प्लस बी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। दिस लेसन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो लेसन, लेसन मीन्स पाठ या अध्याय जो आपका है, चैप्टर हो या बुक हो। कह रहा है कि दिस लेसन या लेसन इज टू डिफिकल्ट, इतना ज्यादा कठिन है कि टू सॉल्व करने के लिए। अर्थात इसका सेंस क्या है, हमें सेंस वही देना है, केवल इस सेंटेंस के रूप में क्या कर देना है, बदलाव ला देना है, ट्रांसफर कर देना है। बाय अकॉर्डिंग टू ऑफ द रूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, तो मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस में कि सेंटेंस का केवल रूप बदले, अर्थ ना बदले, वही करना है। रूल ने क्या अलाउ किया? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दिस, उसके बाद दिस के साथ लेसन, बिकॉज दिस एक एडजेक्टिव है और यह नाउन है। तो जब दिस के साथ कोई भी नाउन आता है तो वह कंडीशन दिस की कहलाती है, एडजेक्टिव की। और अगर ये प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर बनेगा तो प्रोनाउन को कभी नाउन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोनाउन, प्रो मतलब के लिए और नाउन मीन्स संज्ञा। तो जो संज्ञा के लिए मरे या जो संज्ञा के लिए काम करता है वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। बट एडजेक्टिव क्या है? ये हमेशा एक क्वालिफायर वर्ड है, ये हमेशा एक विशेषता ही बताने का काम करेगा। सो यहाँ पर देख रहे हो ना, दिस लेसन इंडिकेट कर रहा है इन दिस सिचुएशन दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डोंट यूज या डोंट स्पीक कि दिस वर्ड इज बिलोंग इन द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डोंट से मत कहो इसको। तो दिस लेसन इज, टू रिमूव हुआ, क्या मिल गया? सो। तो दिस लेसन इज सो डिफिकल्ट, दूसरे टू को रिमूव किए, दैट। ठीक है, दैट। अब आप यहां पर वन भी रख सकते हो कि वन मतलब कोई, कैन नॉट। यहां देख लीजिए टेंस क्या है? प्रेजेंट। इज आई एम आर, कल बताया था मैंने, इज आई एम आर तो प्रेजेंट। जब इधर इज आई एम आर तो सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट लेगा, और जब इधर कुड कहने मतलब वाज बेयर होगा, पास्ट टेंस होगा, तब इधर वाला आपका जो बनेगा कुड नॉट में चला जाएगा, अर्थात सबऑर्डिनेट क्लास क्या ले लेगा? कुड नॉट। इधर इज एम आर तो सबऑर्डिनेट क्लास कैन नॉट को अलाउ करेगा। अगर इधर वाज बेयर है तो इधर वाला सबऑर्डिनेट क्लास आपका क्या ले लेगा? कुड नॉट। तो सो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट। तो वन कैन नॉट सॉल्व। अब लास्ट में इट आप कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो कि वो क्या चीज, कोई व्यक्ति क्या चीज नहीं सॉल्व कर सकता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सेंटेंस, पहले क्लास के अनुसार, पहले सेंटेंस के अनुसार। तो जो व्यक्ति है या मतलब दिस लेसन, यह पार्ट इज सो डिफिकल्ट, उतना कठिन है ना, कि दैट मतलब कि वन कोई भी व्यक्ति कैन नॉट सॉल्व इट, इसे हल नहीं कर सकता, इसे पूरा नहीं कर सकता, सॉल्व नहीं कर सकता। आज के लिए इतना, और एक एग्जाम्पल और हो जाता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से और देख लेते हैं हम लोग, तो शायद आपको समझ में आया हो, नोट कर लिए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द हिल इज टू हाई टू क्लाइंब। सेम पोजीशन यहाँ क्या आ गया? हिल, वहां क्या था? द लेसन था। हिल इज द नेचुरल सब्जेक्ट, बट वहां जो हमने दिस लेसन बताया था वो आपका नेचुरल नहीं था, एक फॉर्मल था। तो फॉर्मल के लिए हम इट भी यूज कर सकते हैं, वन भी यूज कर सकते हैं, नॉन भी, जैसा कि नियम ने बताया है। तो द हिल इज, टू को रिमूव करेंगे क्या आ जाएगा? सो हाई। इस वाले टू को रिमूव कर देंगे इन्फिनेटिव को, तो क्या मिल जाएगा? दैट। सो दैट, इतना कंफर्म। अब यहाँ बोला है कि द हिल इज सो हाई, जो पहाड़ी है वो क्या है? बहुत ऊंची है। दैट मतलब कि कोई भी व्यक्ति उस पर चढ़ नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति उस पर चढ़ नहीं सकता, इतनी हाई है, इतनी ऊंची है। तो आप यहाँ पर वन से किए थे, इसको नॉन से बना लेते हैं। तो नॉन, यहाँ क्या है? प्रेजेंट टेंस, इज एम आर है, तो इज एम आर के साथ क्या आ जाएगा? कैन नॉट। वाज बेयर होता क्या आ जाता? कुड नॉट। तो नॉन कैन नॉट। अगर कैन नॉट नॉट लगा दोगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन क्या है? मैंने बताया निगेशन वर्ड है, तो निगेशन के साथ डबल, एक सेंटेंस में डबल निगेशन वर्ड यूज नहीं होता। ये वन लाइन ग्रामर फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कहीं भी हमेशा इसको याद रखिएगा कि एक सेंटेंस में डबल निगेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाय यूजिंग या बाय रूल्स ऑफ द सिंटैक्स रूल, आप जानते होंगे। तो नॉन कैन क्लाइंब इट, समझ में आ गया? बिल्कुल बेहतरीन। कल इसका लास्ट कॉन्सेप्ट होगा रिमूवल टू का, जिस सेंटेंस में एडवर्ब टू भी हो, फॉर प्रीपोजिशन भी हो, और फॉर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन भी हो, या कोई नाउन हो और प्लस इन्फिनेटिव हो। तो कल
आपके लिए मैं ये लेकर आऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का लास्ट कॉन्सेप्ट, अर्थात मेरी तरफ से चौथा कॉन्सेप्ट। आप बिल्कुल मेहनत में लग जाइए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ और आप मेरे लिए काम बिल्कुल कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।